जीवन चाहे जैसे भी बदलता रहे, प्राचीन कथाएं सदैव अपनी प्रासंगिकता और आकर्षण बनाए रखती हैं। यह एक आयरिश लोकोक्ति की हिंदी है। आयरिश में वो लोकोक्ति ऐसे है: क्वामविस वीटा सेम्पर म्यूटेतुर बेतुस फाबुला बोना एस्ट। आयरिश लोकोक्ति की बात मैंने क्यों की, इस लोकोक्ति के अर्थ को क्यों बताया, आखिर मैं कहना क्या चाहता हूं, इसे आप सुनेंगे अभी। मैं हूं जयप्रकाश पांडे, आप देख रहे हैं साहित्य तक का बुक कैफे का एक दिन एक किताब कार्यक्रम। और आज मैं आयरलैंड की लोक कथाएं पुस्तक के साथ उपस्थित हूं। अभिषेक त्रिपाठी इसके रचनाकार हैं। उन्होंने इसे संकलित किया है, हिंदी जगत के सामने रखा है। अभिषेक का जन्म लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ। वर्तमान में वो बेलफास्ट आयरलैंड में प्रवास करते हैं। वहाँ प्रवासी साहित्य जगत में उन्होंने अपने लेखन से, अपनी रचनाओं से एक विशिष्ट उपस्थिति दर्ज कराई है, लेखक, कवि और पत्रकार के रूप में। भारतीय संस्कृति के हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए जुटे हुए हैं। यूके से उन्होंने इंफॉर्मेटिक्स और टेलीकॉम इंजीनियरिंग में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद आयरलैंड में सूचना प्रौद्योगिकी के निदेशक पद पर काम कर रहे हैं। उनकी जो चर्चित रचनाएं हैं उनमें अंतर्मन का इंद्रधनुष, देखी है सारी दुनिया, आयरलैंड की चयनित रचनाएं शामिल है। आयरलैंड की लोक कथाएं के साथ मैं उपस्थित हूँ, बात कर रहा हूँ। दरअसल पूरी दुनिया की हर देश में अपनी लोक कथाएं वाचिक परंपरा का हिस्सा रही हैं। उनमें कल्पना की वह उड़ान है जो हमारे पूर्वजों ने कभी देखी थी, कभी अपनी संरक्षा के लिए, कभी अपनी सुरक्षा के लिए, कभी अपने मनोरंजन के लिए, कभी अपने बच्चों को ज्ञान देने के लिए, सीख देने के लिए, और कभी खुद को बहलाने के लिए। दुनिया, धरती, प्रकृति और सूरज, नदी, पेड़, पहाड़, राजा, महाराजा, हर जीवन के जितने भी तत्व हो सकते हैं वो लोक कथाओं का हिस्सा रहे। ये कहानी कहने की और सुनने की जो परंपरा है वह पूरी दुनिया में इसी तरह से व्याप्त रही है। कहानी सुनकर सुनाने की परंपरा भारत में हर बच्चे को रही है। आधुनिक समय में पता नहीं आज के बच्चे लोकोक्तियां सुनते न हों तो पढ़ते जरूर होंगे। ये कथाएं, आयरलैंड की जो लोक कथाएं हैं, वह आयरलैंड की धरती पर किस तरह से लोक कथाएं व्याप्त हुई और उनका क्या अर्थ रहा है। कुल 14 लोक कथाओं को इसमें संकलित किया है अभिषेक त्रिपाठी ने। और वो 14 लोक कथाएं उन्होंने हिंदी में उनका नाम दिया है: ज्ञान की मछली, लेब्रा का रहस्य, फिन मैककूल और जायंट्स काजवे, राजा लीर के बच्चे, शरारती लेप्रेकॉन का सोना, बैंसी का बिलाप, दागदा की वीड़ा, मैकडाहो के सुअर की दावत, ट्यूरेन के पुत्रों का संघर्ष, कूली का मवेशी धावा, माका का अभिशाप, मेस गिद्रा का प्रतिशोध, फेयर, ब्राउन और ट्रेबलिंग और गोल्डन स्पीयर। ये 14 कुल लोक कथाएं। ये लोक कथाओं का स्वर क्या है, मैं एक दो की कहानी बताता हूँ। एक कथा है इसमें ज्ञान की मछली। ज्ञान की मछली ये है कि बहुत वर्षों पहले आयरलैंड में फियाना नाम का एक महान शासक हुआ करता था। मैं इस लोक संग्रह से जो कथा सुना रहा हूँ, वो जिसका अर्थ बताऊंगा, भाव बताऊंगा, वह है ज्ञान की मछली, उसका शीर्षक है। आयरलैंड के फियाना में एक महान शासक हुआ करता था जिसका नाम था फैन मैककूल। बरसों पहले की बात। जब वह युवा था तो फिनगेस नाम के गुरु के साथ गुरुकुल में रह रहा था, वहीं पढ़ाई लिखाई कर रहा था। फिनगेस जो है वो एक महान कवि था जो बोयन नदी के किनारे रहता था और अपनी कुशाग्रता के लिए, अपनी बुद्धि के लिए पूरे आयरलैंड में प्रसिद्ध था। कविताओं की रचना, कविताओं का पाठ,
पक्षियों, जानवरों, पौधों, नक्षत्रों, संसार के रहस्यों की जितनी भाषा है, वह सब कुछ जो है वह फिनगिस को पता थी। उसकी ज्ञान और बुद्धिमत्ता के कारण, यानी उस ऋषि संत की गुणवत्ता के कारण ही युवा फिन को फिनगिस के पास भेजा गया, फिनेगस के पास। फिनेगस जो है क्या किया कि जब उसके पास ये आया तो वृद्ध गुरु की जो अद्भुत कहानियां थी वह जानता था, उनकी सेवा करता था और उनका खाना पकाना जैसे पुराने समय में गुरुकुल में होता था कि भाई मछली पकड़ना, लाना, सेवा करना, गुरु को पकाना खिलाना। एक दिन जो है युवा फिन को जब सेवा करके उसने गुरु को प्रसन्न कर लिया तो गुरु ने कहा कि आखिर तुम बताओ, कोई प्रश्न करो, तुम क्या जानना चाहते हो। तो फिन ने पूछा कि क्या कोई ऐसा व्यक्ति है या कोई ऐसा तरीका है जिससे दुनिया में जितना भी ज्ञान हो वह किसी एक आदमी के दिमाग में आ जाए। अब फिनेगस जो है वह सोचने लगा कि यह प्रश्न क्या है, और फिनेगस को यह ध्यान था कि यह प्रश्न उसने एक बार खुद से भी पूछा था और उसके जब उसे उत्तर नहीं समझ में आया था तो उसने अपनी यहाँ कुटिया बना के यहीं रहने लगा था। और उसके एक मित्र ने बताया था कि इस नदी में हेजल के पेड़ों की छाया में एक शांत अंधेरे जलाशय के पास एक सैल्मन मछली रहती है, और अगर उस मछली को कोई खा ले तो उससे पूरी दुनिया का ज्ञान होगा। इसलिए दुनिया का ज्ञान होगा क्योंकि हेजल पेड़ों का जादुई फल जो है पानी में गिरता था और उसे वो मछली खा रही थी। तो मछली के पास पूरी दुनिया का ज्ञान था और ये भविष्यवाणी थी कि कोई अगर उस मछली को खा लेगा तो उसे दुनिया भर का ज्ञान होगा। फिनेगस जो है उसी मछली के लिए वहां पे रह रहा था। फिन की जिज्ञासा और उसकी सेवा भाव से खुश होने के चलते फिनेगस ने ये बात फिन को बता दी कि ठीक है, मैं इस मछली की तलाश में हूँ, मछली यहाँ रहती है पेड़ों की छाया में, अगर उसे कोई खा लेगा तो वह पूरी दुनिया का ज्ञान प्राप्त कर लेगा। बात आई गई हो गई, फिन वहाँ रहने लगा और वो तलाश करने लगा उस मछली की। और एक दिन संयोग ऐसा बना कि सालों के प्रयास के बाद सैल्मन मछली को उसने फिन ने पकड़ लिया और लेकर गुरु के पास आए। यह वह दौर नहीं था जब शिष्य गुरुओं का ध्यान नहीं रखते थे, अपने वरिष्ठों का ध्यान नहीं रखते। आज के बच्चे तो पता नहीं कितना सम्मान करते हैं, आप खुद अपने आसपास से देखकर समझ लीजिए। तो वह फिन जो है मछली पकड़ने के बाद अपने गुरु के पास लाया और बोला कि गुरुदेव मैंने ये मछली पकड़ ली। गुरुदेव ने कहा ठीक है, मैं स्नान ध्यान करके आता हूँ, तुम इसको पकाओ, लेकिन इसे जूठा मत कर। फिनेगस जो है बहुत ही आनंद में गया। स्नान करके जब लौटा तो देखा कि फिन का चेहरा जो है प्रकाश से चमक रहा था। गुरु की नजर पड़ी, गुरु को समझ में आ गया। गुरु ने पूछा क्या तुमने मछली खाया? फिन ने जवाब दिया मैंने नहीं खाया। गुरु ने पूछा क्या तुमने उसकी चमड़ी चखी, उसका रस्सा चखा? बोला नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। बोले कुछ तो ऐसा तुमने किया है जिसके चलते कुछ बदला है। फिन ने जवाब दिया कि मैं जब मछली पकाने की कोशिश कर रहा था तो मेरी उंगलियां जल गई थी, मैंने उसे अपने मुंह में लगाया था। गुरु ने कहा जब तूने खा लिया और तुझे सारा ज्ञान, लगभग मुझे लगता है कि तुझे ज्ञान आ गया, तो तू सारी मछली खा जा। फिन ने वो पूरी मछली खाई, लेकिन उसे अपने अंदर कोई बदलाव नहीं दिखा। गुरु ने कहा कि तेरे अंदर कोई बदलाव नहीं हो रहा, जबकि इससे पहले तेरा चेहरा चमक रहा था। जितना तेरा चेहरा चमक रहा था वही चेहरा अभी भी चमक रहा है। लगता है सारा ज्ञान तेरे अंगूठे में आ गया है, तो अंगूठे को मुंह में डाल। फिन ने अंगूठे को मुंह में रखा और उससे पूरी दुनिया का ज्ञान उसके भीतर आ गया। अब वह बहुत अलग तरह से चीजों को समझ रहा था, जान रहा था, देख रहा था। फिनेगस ने उत्तर दिया कि तू जा, तेरी शिक्षा पूरी हो चुकी, दुनिया का सारा ज्ञान तेरे अंदर आ गया। मैं देख पा रहा हूं कि तेरा प्रारब्ध तुझे एक बुद्धिमान कवि, वीर योद्धा और आयरलैंड के महान राजा के रूप में प्रतिष्ठापित करेगा। फिन बड़ा हुआ तो यह भविष्यवाणी सफल हुई। वह एक बुद्धिमान कवि, योद्धा और महान राजा बना। फियानी का यह प्रतापी राजा
आयरलैंड के योद्धाओं में सबसे महान राजा के रूप में माना जाता है और उसके बारे में बहुत सारी लोक कथाएं, गीत और किंवदंतियां प्रचलित हैं। आयरलैंड के बहुत सारे महत्वपूर्ण स्थानों का नाम उसके नाम पर। ऐसी ही कथा पूरी जो 14 की 14 कथाएं हैं वो ऐसी ही हैं। मैं एक दूसरी कथा लाइब्रा का रहस्य है, उसमें भी ऐसा ही है कि एक राजा था, वो अपना मुकुट से, लंबा मुकुट था जो उसके कानों को ढका रहता था और सिर्फ महीने में एक बार वो जो है पूरी दुनिया की यात्रा करता था, लेकिन किसी ने उसको सिर और कानों का जो विराट मुकुट था उसे उतारा हुआ नहीं देखा। सिर्फ एक बार जो है नाई उसका महीने में उसका बाल काटता था, सिर्फ उसी समय मुकुट उतरता था। बाकी सोने के समय, जगने के समय, नहाने के समय, हर समय वो मुकुट उसके पास रहता था। और अगर कोई उसको देख लेता था तो राजा जो है, और खास बात यह कि जो नाई उसका बाल काटता था उसकी हत्या कर दी जाती थी ताकि वो बता ना सके मुकुट उतारने के समय। यह परंपरा चली आ रही थी। एक दिन युवा नाई की बारी आई। माँ को, उसके नाई की माँ को लगा कि अब तो राजा इसकी हत्या कर देगा बाल काटने के बाद। वो बहुत गिड़गिड़ाने लगी, पैरों पर गिर गई। राजा जो इतना क्रूर था, जो वर्षों से हत्या करा रहा था अपने मुकुट को उतारने के बाद बाल कटवाने के समय, उसने कहा ठीक है तेरे बेटे को छोड़ दूंगा, लेकिन तब छोड़ूंगा जब उसने जो देखा है वो किसी को नहीं कहेगा। लड़के ने शपथ ली, सूरज, आसमान, चांद, तारों, नदी, पहाड़, पर्वत, हवा, सबकी शपथ ली कि मैं कभी भी किसी को नहीं बताऊंगा। लड़का अपने घर आ गया नाई का, और लेकिन कुछ समय बाद वो बीमार रहने लगा। लंबे समय तक बीमार रहा, उसकी बीमारी मरणासन्न की अवस्था में पहुंच गया। तब एक बुद्धिमान ड्रोइड नाम का वैद्य था जिसको बुलाया गया। ड्रोइड ने उसको देखा और कहा कि तेरा बेटा रहस्य के बोझ के चलते मर रहा है, अगर ये किसी को बता दे। उसकी माँ ने कहा अगर ये बताएगा तो इसकी हत्या हो जाएगी, ये बता नहीं सकता, वचनबद्ध है। तो उसने कहा तू इस रास्ते पर जा, चौराहा मिलेगा, उससे दाहिनी तरफ मुड़ना, एक पेड़ होगा, उस पेड़ के पास पेड़ को सुना देना, निर्जन वन है, कोई नहीं सुने। वो लड़का गया नाई का और उस निर्जन वन के पास पेड़ को सुना दिया। ये बात बीत गई। वर्षों बाद एक बीड़ा, जो राजघराने में बीड़ा बजाने वाला संगीतकार था, उसकी बीड़ा टूट गई। उसके लिए ये अच्छी लकड़ी की तलाश हुई। संजोग से वो पेड़ जो है, उसी पेड़ की वो लकड़ी ले जाई गई जिसके इस लड़के ने जिस पर सटा कर अपना छाल से कुछ कहा था, तने से। और वो जब बीड़ा बन गई और उस पर संगीतकार ने सुर छेड़े तो वो कहता था लाइब्रा द सेलर के सिर पर घोड़ों के 2 कान हैं। जब भी बीड़ा बजे यही गाना बजता था। दरबार में हाहाकार मच गया। राजा को काटो तो खून नहीं। दरबारियों की स्थिति बड़ी विषम, सबने गर्दन झुका ली। राजा को कुछ समय तक कुछ सूझा नहीं। उसके बाद उसने अपना मुकुट उतार दिया। पूरे दरबार को आश्चर्य हुआ। राजा के सिर पर देखा उन्होंने कि वही घोड़े के 2 कान लगे हुए। दरबारियों ने देखा, उसके बाद उन्होंने राजा की जय जयकार के नारे लगाए। लाइब्रा जो सालों से इस रहस्य को छुपा कर रखा था, उसने अब जो है जनता के सामने अपने को उतार लिया और उससे वो बहुत चिंता मुक्त हुआ। उसकी क्रूरता खत्म हो गई। उसने वर्षों तक शासन किया और वह बड़ा यशस्वी और लोकप्रिय राजा था। ऐसी ही कहानियां हैं। अगर आप लोक कथाओं में रुचि रखते हैं तो आयरलैंड की ये लोक कथाएं आपको सीख भी देती हैं। दुनिया की सभी भाषाओं में ऐसी कथाएं हैं। अभिषेक त्रिपाठी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। आयरलैंड की इन अनूठी रचनाओं से, अनूठी लोक कथाओं से हिंदी जगत को समृद्ध करने के लिए, हिंदी को समृद्ध करने के लिए प्रभात प्रकाशन ने इस पुस्तक को छापा है। 300 रुपया इसका मूल्य है। 142 पृष्ठ संख्या है। 14 लोक कथाएं हैं। अभिषेक त्रिपाठी, प्रभात प्रकाशन को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई इस पुस्तक के प्रकाशन के लिए। उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम में आप किस तरह की पुस्तकों की चर्चा चाहते हैं उसके बारे में अपनी राय से हमें अवश्य अवगत कराते रहें। हमारी कोशिश है कि विविध विधाओं की पुस्तकों के साथ मैं आपके पास हर दिन पहुंचूं ताकि आप उन पुस्तकों का चुनाव कर सकें जिन्हें पढ़ना चाहते हैं। कल ठीक इसी समय ऐसी ही किसी एक कृति के साथ मैं फिर मिलूंगा। देखते रहें साहित्य तक। धन्यवाद।